नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। बाजार के इस माहौल में जहां हम बहुत दिक्कतों से गुजरे, बहुत ज़्यादा कोरोना के असर की वजह से कई जगहों पे लॉकडाउन लगा, कई जगहों पे मुश्किलों के दौर आए और हमारे बाज़ार में भी वैसे ही उतार चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली बार जब वेव 1 थी कोरोना की, तो उसमें भी कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स लीडर बन के निकले थे और वेव 2 में भी ऐसा ही कुछ होने की संभावना है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस लॉकडाउन में बड़ा मुसीबत का समय है, हमारे आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बीच में भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी अच्छी बना के रखते हैं, बेहतरीन शेयरों में निवेश करते हैं और इस थीम को प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो आपको तगड़ा मुनाफा हो सकता है, अच्छी कमाई हो सकती है। और कहते हैं कि हमेशा मुसीबत के समय में, कठिन समय में जो अच्छी स्ट्रेटजी बनाता है उसी को सबसे ज़्यादा गेन होता है। तो इसको कैसे समझें कि इस लॉकडाउन में क्या हो सकता है, किसको बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है, कौन सी थीम प्ले आउट होगी। आप कहेंगे कि हमेशा हर हफ्ते हम लोग ऐसी ही बात करते हैं, वही 200-250-300 स्टॉक्स का यूनिवर्स है जिसके बीच में हम बातचीत करते हैं, लेकिन हर एक स्टॉक की, हर एक सेक्टर की एक यूएसपी होती है। उस यूएसपी को समझना होता है और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो हर मौसम में, हर माहौल में बदली हुई चीज़ें आती हैं। कई बार आपको वो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उस स्टॉक को, सेक्टर को अगर आप होलिस्टिकली समझेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इस लॉकडाउन को कैसे जीता जा सकता है। एक मेडिकल फ्रंट पे तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रंट पे हमें क्या विनर मिल सकते हैं। तो इसीलिए हमने शो का नाम रखा है लॉकडाउन के विनर्स कौन है, कौन से सेक्टर्स होंगे, कौन से स्टॉक्स होंगे, स्टॉक्स कहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए। वैक्सीनेशन की खबर आप लोगों तक है कि अब 18 एंड अबव यानी 18 से ऊपर के सभी लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगेगी। तो फार्मा आपके दिमाग में तुरंत आता होगा, मुझे नहीं पता। इसकी मदद करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनसे आपको मैं परिचय करा दूं। अरिहंत कैपिटल के आशीष माहेश्वरी जी हैं हमारे साथ, हमारी मदद करेंगे, और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास चर्चा में। तो जैसा मैंने अभी कहा कि इस लॉकडाउन को अगर किसी को प्ले करना है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो चुनने में उसको थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। बहुत सारे ख्याल आते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका इन्वेस्टमेंट कैसा होगा। तो हमने सोचा कि आप लोगों से मदद कराई जाए और लोगों को बताया जाए कि इसमें कहाँ निवेश करें तो आपको अच्छी कमाई हो सकती है, क्योंकि हर कठिन दौर गुजर जाता है और ये भी गुजर जाएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा रहने वाला है। तो आप लोगों से मदद चाहिए। बताइए सुदीप सर कि इस थीम को पहले प्ले करना है तो थोड़ा सा व्यू समझाइए, फिर हम लोग स्टॉक की बात करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने सही जिक्र किया कि हर समय पे जो संकट का समय है वहां पे भी आप अगर सोच समझ के निवेश करें तो आपको अच्छा खासा नतीजा उस निवेश का आ सकता है। और ऐसे ही माहौल में आपको बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। तो दो तरह से इस जो माहौल इसको देखा जा सकता है। बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पे अच्छे शेयर्स है, अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस है, आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस अच्छा होने की उम्मीद है, पर करेक्शन हो गया है क्योंकि माहौल ऐसा है, एक संकट का घड़ी है। तो ये करेक्शन का अपॉर्चुनिटी लेके आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर को शामिल कर सकते हैं जो लेवल 1 महीना पहले था उससे 10, 20, 15% नीचे है, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि जो शेयर्स इस माहौल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये संकट का घड़ी है, पर इस संकट की घड़ी में भी कुछ शेयर्स, कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट सर्विसेज का डिमांड बढ़ता है, तो वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये दो तरह के स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं और हम लोगों को लगता है कि ब्लेंडेड स्ट्रेटेजी शायद निवेशक के लिए सबसे सही होगा। इस समय इस थीम को प्ले करना और एक बिल्कुल नई थीम सामने आ जाए। बहुत सारे लोग कहेंगे ऑब्वियसली फार्मा बड़ा चल रहा है, घर में लोग काम ज़्यादा करते हैं तो आईटी में चलने लगता है, लेकिन कई बार होता है कि नज़रें हमारी इधर उधर रहती हैं और एक बड़ी थीम मिस आउट हो जाती है। तो उसको पकड़ने के लिए क्या क्या इसमें आप ध्यान रखना है? आशीष जी, आपसे पूछा मैंने। सॉरी निधि, एक यहाँ एयरक्राफ्ट ऊपर जा रहा था मेरे घर के, तो मैं आपका क्वेश्चन वो भी एक थीम हो सकती है। जी
जी, एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए नीरज जी। मैंने कहा कि बहुत सारी जो थीम्स होती हैं कई बार सामने होती हैं, लोगों को लगता है कि बड़े ऑब्वियस चॉइस है, लेकिन एक बड़ी थीम, एक डार्क हॉर्स, छुपा हुआ रुस्तम मिस कर जाते हैं लोग, तो उसको कैसे पकड़ना चाहिए? बिल्कुल नीरज जी, मेरा मानना है कि अभी ज्यादातर लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं, फार्मा है, मेटल है, आईटी है, इन पर्टिकुलर सेक्टर पे, क्योंकि इन सेक्टर्स में कोई अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट आने का उम्मीद नहीं है, तो एक सेफ प्ले। बट मेरा मानना है इस पर्टिकुलर सेक्टर में वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी रिच है, तो आपको इस लेवल से कोई मल्टी बैगर स्टॉक बन जाएगा, वो ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में हमने देखा इस सेक्टर में काफी राइज आ चुका था। तो मेरा, जैसे मैंने एक सेक्टर चूज किया है कि जो भी अब ऑक्सीजन रिलेटेड जो भी स्टॉक है, ये कम से कम अगले 6 महीने तक परफॉर्म करते रहेंगे। तो बिल्कुल इस सेक्टर को, और एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां पर अभी भी निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ये कुछ हिंट्स आपको मिले हैं, आप फटाफट शुरू करते हैं। सुदीप जी बताइए, पहला स्टॉक जिस पे आप बेट करना चाहते हैं कि इस थीम पे फिट बैठता है। देखिए, थीम में फिट बैठता है फार्मा, जैसे हम लोग सब जिक्र कर रहे हैं, पर जैसे कि आशीष जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं, तो इसमें देखिए बहुत सारा वैल्यूएशन बढ़ गया है, और जो फार्मा कंपनीज कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वैक्सीन हो या मेडिसिन हो, वहां पे अच्छा खासा ट्रैक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है। पर इस माहौल में मैं एक फार्मा कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा। दिग्गज फार्मा कंपनी है, बहुत दबाव में था पिछले 1-1.5 साल से, मल्टीपल रीजन से, सन फार्मा। हम लोगों को लग रहा है कि अभी सन फार्मा में खरीदारी निवेशक कर सकते हैं। इसका 2-3 मुख्य कारण है। एक, जो ग्लोबल मार्केट्स है, इंटरनेशनल मार्केट्स है, यूएस, यूरोप के मार्केट में कोविड का स्थिति थोड़ा बहुत संभल गया है, और क्रॉनिक ट्रीटमेंट्स या जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स, उसका फिर वापस आ रहा है, वो सब वापस आ रहा है जो पहले कम हो गया था कोविड के कारण। तो इसके चलते जो कंपनीज ये सारे ट्रीटमेंट्स के मेडिसिन बनाते हैं, इनका बिजनेस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने की संभावना है। सन इसी सेगमेंट में है, और हम लोगों को लगता है कि सन का भी यूएस बिजनेस, यूरोपियन बिजनेस, यूएस बिजनेस इन पर्टिकुलर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है, इनके जितने भी जो अप्रूवल्स, जो पाइपलाइन है, बहुत तगड़ा है, और जो अप्रूवल्स पिछले दिनों में मिले हैं, वहां पे भी इनको आने वाले दिनों में अच्छा खासा ट्रैक्शन मिलेगा। जो इनिशियल रिजल्ट्स है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है। तीसरा बात है, जो मैंने पहले ही जिक्र किया, प्राइस करेक्शन या पीयर कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखिए तो सन अभी भी हम लोगों को अट्रैक्टिव रख रहा है। तो अगर आपका नजरिया साल भर का है, 9 से 12 महीने का है, तो करंट लेवल पे सन फार्मा में खरीदारी कीजिए। हम लोग का टारगेट इसका 1 साल प्लस के लिए 800 रुपए का है। 800 रुपए के टारगेट के लिए सन फार्मा, जैसे मैं कहता हूं कि बड़े ऑब्वियस थीम है, लेकिन उस थीम के अंदर सन फार्मा की जिक्र कम लोग करते थे। देखिए सर ने कैसे समझाया कि आपको होलिस्टिक थीम रखनी है, फार्मा में भी कुछ चुनिंदा के बजाय पूरे सेक्टर को आप देखिए। आशीष जी, आपके हिसाब से क्या बनेगी थीम, पहला स्टॉक? जी, जैसा मैं बता रहा था कि मेरा थीम रहेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड स्टॉक। तो मेरा पहला जो पिक है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स, EKC। सिर्फ 1200 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, और इंडिया का नंबर 1 सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो 7,17,000 उनकी कैपेसिटी है सिलेंडर्स बनाने की। और अभी जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है सिलेंडर्स का, करीब 400-450 करोड़ रुपए के उनकी बैकलॉग है ऑर्डर बुक का, जो अगले क्वार्टर में उनको पूरा करना है। तो कंपनी के पास में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। जनरली इससे पहले तक वो सीएनजी के सिलेंडर्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे, पर अब पूरा उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पे अपना वॉल्यूम शिफ्ट कर दिया है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने काफी बेहतरीन नतीजे पेश किए। लास्ट क्वार्टर में ही कंपनी का मुनाफा करीब 50 करोड़ रुपए था, और इस क्वार्टर में भी मेरा मानना है करीब 55 से 60 करोड़ का मुनाफा करेगी। और ये मुनाफा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले पूरे साल में कंपनी का मुनाफा 6 करोड़ था। तो मेरा मानना है इस साल में कंपनी करीब 135 से 145 करोड़ के बीच का मुनाफा ये कंपनी करने वाली है। तो बिल्कुल एक काफी सस्ता प्ले है। सिलेंडर्स का डिमांड जो है वो आगे भी काफी रोबस्ट रहने वाली है। अगले 6 महीने, जैसा मैंने कहा, कम से कम डिमांड काफी रहने वाली है।
कंपनी ने अपना चाइना का जो ऑपरेशन बेचा, उसके बाद में उनके पास में कैश फ्लो भी आया है, तो काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में कंपनी आज है। तो 1200 करोड़ मार्केट कैप पे जो कंपनी 125 से 150 करोड़ रुपए कमाती है, यू कांट गो रॉन्ग एट दिस वैल्यूएशन। इसलिए मैंने इस स्टॉक को पिक किया है आपके दर्शकों के लिए। सही पकड़ा सर आज आपने। लोगों के घरों में थर्मामीटर भले ना, लेकिन ऑक्सीमीटर लोग जरूर रख रहे हैं, ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा प्ले आपने बताया कि एकदम निश है ये, लोगों को ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग अब ऑक्सीजन की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में बड़ी दिक्कत है। तो ये एक पिक निकल के आई आपके लिए, एवरेस्ट कैंटो जो सिलेंडर्स बनाती है। सुदीप सर, नेक्स्ट स्टॉक आपका। जी मैं एक दूसरे हटके शेयर की बात करूंगा जो कि ये थीम के साथ शायद डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, पर पिछला लॉकडाउन में का बहुत बड़ा विनर था, अनलाइकली विनर बट बहुत बड़ा विनर, और दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए खासियत ये है कि इसके दो बिजनेस इसको लॉकडाउन का फायदा मिलता है, एक तो टेलीकॉम, दूसरा रिटेल। जियो मार्ट जैसे हम जानते हैं ये लॉकडाउन के चलते आई थिंक जो ऑनलाइन डिलीवरीज, जो मार्केट से मार्केट एक्सपेंशन जिसका हो रहा है, हम लोग को लग रहा है कि जियो मार्ट का बिजनेस और भी बढ़ेगा। दूसरा अगर टेलीकॉम की बात करें, इन्होंने एग्रेसिवली स्पेक्ट्रम के लिए बिड किया था और इसके चलते साफ है कि टेलीकॉम में इनका जो पकड़ है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है। लीडर तो है ही, और जैसे हम जानते हैं वर्क फ्रॉम होम वगैरह जैसे भी आप कहें तो कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है टेलीकॉम रिलेटेड सारे जो सर्विसेज का। तीसरा जिसका जो बिजनेस है जिसको लेके पहले निवेशक के लिए कुछ शंका था, ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें O2C इन्होंने सेग्रीगेट कर रहे हैं, और ये सेग्रीगेट करने के बाद यहाँ पे नए इन्वेस्टर आने की बहुत तगड़ा संभावना है। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था ये कैसे इनके जियो प्लेटफॉर्म पे निवेशक लाए थे और कैसा वैल्यूएशन रीच किया था। तो हम लोगों को लगता है कि O2C में बहुत तगड़े इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं। तीसरी बात है इनका जो पेटकेम सेगमेंट है, ये पेटकेम सेगमेंट का डिमांड बहुत बढ़ गया है, और इसका कारण अगेन फार्मा है। फार्मा का डिमांड बहुत बढ़ने के कारण पेटकेम सेगमेंट का डिमांड बढ़ गया है, तो ये भी इस कंपनी को हेल्प करेगा। चौथी बात है जो रिफाइनिंग मार्जिन इनका थोड़ा दबा हुआ था और उसके कारण परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा था। हम लोगों को लगता है कि यूरोप और यूएस में रिकवरी होने जैसे चल रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी चल रहा है, इसके चलते बाय सेकेंड क्वार्टर ये रिफाइनिंग मार्जिन में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। तो निवेशक अगर चाहे, ये जो करेक्शन हुआ है रिलायंस के प्राइसेस में 1915-20 के आसपास घूम रहा है, ये लेवल पे खरीदारी करें। 2300 रुपया का टारगेट एक साल के लिए। सही कह रहे हैं आप। और रिलायंस की जो वैल्यू अनलॉकिंग की कहानी अभी होने वाली है, अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन की बात हो रही थी, उसके लिए सिलेंडर्स की बात, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ में डेटा और टेलीकॉम बिल्कुल उतने ही ज़रूरी है जितनी हमारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन। आप सोचिए एक दिन अगर आपके पास मोबाइल ना हो और उस पर डेटा बंद हो जाए तो क्या स्थिति होती है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है जो रिलायंस के साथ आप प्ले कर सकते हैं। आप एक डिस्क्लोजर आपको दे दूँ कि जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, इसकी ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो इसलिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करें। आशीष सर, अगला स्टॉक आपका। मेरा ई से ही शुरू होता है, EKC के बाद में LG इक्विपमेंट। जैसा मैंने कहा था कि आज मेरा फोकस थोड़ा ऑक्सीजन को लेकर है, और ये भी एक कंपनी है जो मेजर प्लेयर है ऑक्सीजन बनाने में, सपोर्ट करती है, क्योंकि ये एक बनाती है कंप्रेसर्स जिसका यूज होता है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम में। ये पूरा ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम नहीं बनाती, वो दूसरी कंपनियां करती है, पर जो एक उसका बेस है ऑक्सीजन कंप्रेसर्स का, वो ये कंपनी बनाती है। तो मेरा भी मानना है, क्योंकि अब सारे सरकारें क्या कर रही हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट और तालुके लेवल तक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगाएंगी, क्योंकि सिलेंडर्स का इतना सारा मूवमेंट करना इतना आसान नहीं रहता है। तो जितना जब ये एक्सपेंशन होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा LG इक्विपमेंट, क्योंकि 92% कंपनी का जो बिजनेस है वो एयर कंप्रेसर सिस्टम से ही आता है, और बहुत फोकस्ड कंपनी है। देखिए तो 18 कंट्रीज में उनका 18 इंडस्ट्रीज में ये जरूरी प्रोडक्ट जाता है, 120 कंट्रीज में प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा इस क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तो मेरा ये मानना है कि पिछले क्वार्टर में, करेस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 1 करोड़ का सिर्फ मुनाफा था, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब 45 करोड़ का मुनाफा, और अगले वाले क्वार्टर में कम से कम 60 करोड़ का मुनाफा LG इक्विपमेंट करने वाला है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को आप
एक प्रॉक्सी प्ले ले सकते हैं जो ऑक्सीजन के डिमांड को लेकर ये अपॉर्चुनिटी आई है। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक बिल्कुल 300 रुपए तक का लेवल आपको अगले 3 से 4 महीने में दिखा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एलजी इक्विपमेंट्स बड़े निश सेगमेंट में काम करती है और अनुमान है कि इनका जो प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इस समय तो थीम में भी फिट बैठता है, तो आप एलजी इक्विपमेंट में खरीदारी करके चल सकते हैं। जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं कि ये एक नई थीम है जो आपको लॉकडाउन के विनर के तौर पे देखने को मिलेगी। तो अब तक 4 स्टॉक्स आपके सामने रखे जा चुके हैं, एलजी इक्विपमेंट्स और ईकेसी, ये दोनों ही स्टॉक आशीष जी ने समझाए हैं। और इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ रखा गया है संदीप जी की तरफ से, और इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि ये स्टॉक में बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग की कहानी है, और सन फार्मा जो एक फार्मा सेक्टर है जो इस समय सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो ये 4 स्टॉक्स आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी और बाकी है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौट के आके आपको बताएंगे कि और दो स्टॉक्स कौन से हैं। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. लूज डिलीवरी हो या लूज फूड, आपको हरा सकता है। ले आओ फॉर्चून सोया बड़ी, ये है अनटच्ड बाय हैंड्स और एकदम हेल्दी। Information technology is emerging stronger from COVID-19. Growing and new demand, unaffected delivery models, potential for improved margins and currency upside make it an attractive sector to invest in. Invest in IT ETFs. Invest in the top IT stocks in one go. A winning advice from 131 years of global experience and learning. An investor education and awareness initiative of Nippon India ETF. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. अपनी बाइक का खास ख्याल रखता हूँ। इसमें गल्फ प्राइड ऑयल डालता हूँ। ये इंजन को रखे सुरक्षित और इसके ऑक्सीबिटर्स बाइक के इंस्टा पिकअप को रखे बरकरार सालों साल। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? इसमें 10 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है और ये सॉफ्ट क्लोजिंग भी है। ये देखो। अरे वाह, ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। German quality you can trust. ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये लो जी, आपका Mitsubishi heavy duty AC ready to roll जी। 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। हेवी ड्यूटी कूलिंग जी, हेवी ड्यूटी सेविंग्स जी, इंडिया का फर्स्ट हेवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी। Mitsubishi heavy duty AC with long reach airflow and 3D cooling. Mitsubishi heavy duty, live life heavy duty. जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बातचीत आज हो रही है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो स्टॉक्स आप चुन सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जिनसे आपको अच्छी कमाई हो सकती है, वो क्या हो सकते हैं। लॉकडाउन की थीम को कैसे प्ले किया जाए अपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान बने हुए हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी और आशीष महेश्वरी जी। आशीष जी बताइए, अगला स्टॉक और कौन सा रखा जाए पोर्टफोलियो में? जी बिल्कुल, तीसरा स्टॉक रहेगा मेरा एक एफएमसीजी कंपनी। मेरा मानना है इमामी, ये भी कोइंसिडेंटली स्टॉक ई से स्टॉक स्टार्ट होता है, तो आज मेरे तीनों ई से ही स्टार्ट होते हैं तीनों स्टॉक। तो इमामी में बिल्कुल निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी लॉकडाउन और ऐसा सिचुएशन होता है तो कंजम्पशन और स्टॉकिंग दोनों काफी सारी बढ़ जाती है एफएमसीजी कंपनीज की। और इसके अलावा चूंकि आप थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुकाम किसी को होता है तो वो इमीडिएटली जो प्रोडक्ट्स हैं इसको दूर करने के उसकी बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो चूंकि इनके पास में झंडू की एक पूरी प्रोडक्ट रेंज है, तो उसका बेनिफिट बिल्कुल इमामी को मिलने वाला है। इसके अलावा इन्होंने अभी जो एक नया इमासॉल करके एक नई रेंज लॉन्च की है होम क्लीनिंग की, जैसे वायरस बैक्टीरिया 99% तक चले जाते हैं, तो उसको भी अच्छा एक ट्रैक्शन मिल रहा है। तो मेरा
बिल्कुल इस स्टॉक को बाय करने की सलाह रहेगी। 16 अप्रैल को ये स्टॉक करीब जो उसका लेवल था उससे करीब 30 रुपए नीचे ऑलरेडी मिल रहा है प्रॉफिट टेकिंग के कारण से। बट मेरा मानना है इस स्टॉक में आप जल्दी दोबारा से 52 वीक हाई के लेवल अगले आने वाले 7-10 दिन में ही देखेंगे और 100 से 125 रुपए की तेजी मुझे अगले 6 महीनों में इमामी में यहाँ से नजर आती है। तो एक डिफेंसिव प्ले के तौर पे मैं इमामी को बाय करना चाहूंगा। जी हाँ, बिल्कुल एक डिफेंसिव प्ले जरूर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में और 100 से 125 रुपए की तेजी अगले 6 महीने में आ सकती है। और एफएमसीजी सेक्टर हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत आपके पोर्टफोलियो को डिफेंस करता है और जब सब कुछ नहीं चलता तो फिर एफएमसीजी चलना शुरू होता है। और इमामी के लिए खासतौर पे इन्होंने अपने आप को एक तरीके से मैं कहूँ तो री इन्वेंट किया है, बहुत सारी नई चीज़ें शुरू की हैं जो आगे इनको काफ़ी फायदा दे सकती है। सुदीप सर, काफ़ी कुछ हो गया, फार्मा हो गया, ऑयल टू केमिकल तक हम लोग ले आए, एफएमसीजी आए, अब नई थीम क्या होगी? ये देखिए नई थीम तो नहीं है, बहुत ही अच्छा जो सेक्टर है, सारे निवेशक सारे एनालिस्ट बात करते हैं, उसी सेगमेंट का बात करना चाहूंगा, आईटी। अब आईटी में देखिए बहुत सारे थीम्स है, बहुत सारे कंपनीज के बिजनेस मॉड्यूल्स है। हम लोगों को एक कंपनी बहुत अच्छा लगता है और करंट माहौल में भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो है HCL टेक। इस कंपनी की खासियत ये है कि ये इंडिया का शायद इकलौता कंपनी जो है जिसका प्रोडक्ट पे फोकस रहा है हमेशा, और इनके प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग पार्ट में फोकस है। इन्होंने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस यूरोप में किए हैं, बाकी जियोग्राफीज में भी किए हैं, जिसके चलते इनका जो प्रोडक्ट कैपेबिलिटी बढ़ गया है। अब देखिए क्लाउड अडॉप्शन और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका बहुत बड़ा फायदा HCL टेक को मिल रहा है। और जैसे जैसे यूरोप में माहौल इंप्रूव हो रहा है, जर्मनी फ्रांस वगैरह में जैसे जैसे माहौल इंप्रूव हो रहा है, तो इनका जो बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। और जो मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट, ये बात नहीं है कि जो अभी बिजनेस इंप्रूव हुआ तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, इनको मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और मिलेंगे भी आने वाले दिनों में। यूएस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो रहा है और वेंडर कंसोलिडेशन भी हो रहा है। इंस्टेड ऑफ जैसे पहले कोई कंपनी 4-5 वेंडर हुआ करता था, अभी दे आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट वेंडर, इसका भी फायदा HCL टेक को मिल रहा है। तो ये सारे अगर फैक्टर्स हम नजर में रखें तो हम लोगों को लगता है कि HCL टेक में अभी भी अच्छा खासा तेजी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जैसे हम जानते हैं लॉकडाउन का कोई नेगेटिव बहुत बड़ा बुरा असर टेक कंपनीज पे आता नहीं है। करेंसी डेप्रिसिएशन जो थोड़ा बहुत हुआ है, उसका भी फायदा बॉटम लाइन में स्ट्रेट अवे आईटी कंपनीज का दिखता है, क्योंकि इनका डॉलर रेवेन्यू और फॉरेन करेंसी रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली हायर होता है। और हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे आप 1 साल का नजरिया से खरीदारी कर सकते हैं, 1200 रुपए का टारगेट रख के। 1200 रुपए के टारगेट के साथ HCL टेक्नोलॉजीज को आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आईटी न सिर्फ विनर है, लीडर है और इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा दम है अभी भी। आप देखिए यूएस में कितनी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ का नैस्डैक परफॉर्म कर रहा है और अभी तो उसका लाइफ हाई बनना बाकी है। तो वो आप समझ लीजिए कि आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इस नए दौर में, इस नए ज़माने में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन अगर किसी चीज़ का हो रहा है तो आईटी प्रोडक्ट्स का हो रहा है। तो नो डाउट कि HCL टेक्नोलॉजीज़ पे आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो अब तक आपको बताए गए 6 स्टॉक्स जो आपको इस लॉकडाउन के विनर के तौर पे अपनी पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, जहां से आपको अच्छे गेन्स हो सकते हैं। पूछे आपके सामने एक साथ रख देता हूं जिससे आपको रिकॉल करने में आसानी रहे। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर, ये कंपनी सिलेंडर्स बनाती है गैस स्टोरेज के, और आजकल ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। LG इक्विपमेंट्स कंप्रेशर के सेगमेंट में है, इसी सेगमेंट को सपोर्ट करती है और इसकी भी डिमांड लगातार बढ़ रही है। FMCG को मत भूलिएगा, डिफेंसिव प्ले है इमामी, जिसने बहुत सारे नई प्रोडक्ट रेंज लॉन्च की है और जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। रिलायंस जायंट है, दिग्गज है और इसमें अनलॉक की स्टोरी है, टेलीकॉम की स्टोरी है, रिटेल की स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरीज इसमें है। तो इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हो और इस समय अच्छे प्राइस पे आपको करेक्शन के साथ मिल रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज आईटी की थीम डेफिनेटली पे करना चाहिए। और सन फार्मा, जब हम लोग फार्मा की बात करते हैं और पैंडेमिक की तमाम, तो बहुत ऑब्वियस सी नेम एस्ट्राजेनेका, फाइजर और पेनासिया बायो याद आता है, लेकिन भूलिएगा मत क्योंकि इनका भी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और सन फार्मा वन ऑफ द लीडर कंपनी है। तो इन सारे स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही फिलहाल। लॉकडाउन के विनर आपके सामने है 6। सुदीप जी, आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि वो अगले 6 महीने 1 साल के लिए क्या खरीदारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।